प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी विषय के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे जो टर्म 2 के लिए बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया है। तो चलिए इसके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं और आपके अन्य विषय को भी हमने सॉल्व कर दिया है। सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा। अगर नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर वहां पर लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं और इस सारे पेपर्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको आंसर चाहिए इन सभी का पीडीएफ फॉर्म में तो आप पीडीएफ के लिए वेबसाइट जो है बीच बीच में आपको एक वेबसाइट की लिंक दी जाएगी, उस वेबसाइट पे जाकर के आप सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो जो हमने अपलोड कर दिए हैं। पहला खंड जो है आपका क है जिसमें अपठित गद्यांश दिया गया है। आप सारे निर्देश ये पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो इस पेपर से। उसके बाद जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे हम, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें जो पहला गद्यांश है ये दिया गया है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है जिसको आपको पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो पूछे गए इस पैराग्राफ से आपको देने हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके अदर सब्जेक्ट के उनको हमने सॉल्व कर दिया है और उनको देखने के लिए आप वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट आपको इसी स्क्रीन पर दिखाई देगी, उसको टच करके सारे सोल्यूशंस देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि जब भी आपके लिए वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाद में ऐसा ना हो कि पछतावा मिले, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर काश हमने पहले वीडियो देख लिया होता, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे लास्ट टर्म जो आपका हुआ था, यानी कि टर्म 1 में। अब बात करते हैं हम टर्म 2 के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है गद्यांश से, उत्साह का प्रमुख लक्षण है। तो जैसे ही आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि उत्साह का प्रमुख लक्षण जो है इस गद्यांश के माध्यम से बताया गया है आनंद और जोश। तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे वीर वो होते हैं। तो सच्चे वीर कौन होते हैं? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें कौन होते हैं, तो जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ठीक है, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। तो यहां पर जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। तो उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? अगर गद्यांश पढ़ लिया तो आपको सभी को आंसर पता होगा कि इसमें आलस्य जो है उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट या बाधा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य का कैसा प्रकार है? तो यहां पर देखिए, सच्चा उत्साह वही होता है जो, अब इसको जो से जोड़ा गया है। अगर ये जो से जोड़ा गया है और साथ ही साथ इसमें यही बताया गया कि मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देता है, तो इसमें क्या बता रहा है कि ये जो है आपका विशेषण भी है और उपवाक्य भी है। तो विशेषण उपवाक्य है, विशेषता बता रहा है, ये प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। केंद्रित और अधिकता में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय और उपसर्ग ध्यान रखना है। प्रत्यय पूछा जाए तो जो आगे लगते हैं, और जो है उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग जो पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्रित में और अधिकता में कौन से प्रत्यय यूज किए गए हैं। तो केंद्रित में जो है आपका कौन सा है, तो केंद्रित में जो है आपका इत प्रत्यय है और अधिकता में ता प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कि ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पठित गद्यांश व काव्यांश दिए गए, खंड ख आपका शुरू होता है और यहाँ पर इनको पढ़ने के बाद में बहुविकल्पीय जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर जो है ये आंसर है, ये पैसेज है और इसके आंसर्स हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला पैराग्राफ जो है उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा। इस पैराग्राफ के हिसाब से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया, नाबत में इबादत पाठ के लिए इस गद्यांश के लेखक का नाम आप बता सकते हैं, तो कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इस गद्यांश के लेखक जो हैं वो है हमारे यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था। तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमीरुद्दीन। तो यहाँ पर जो ग ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे अमीरुद्दीन के परदादा का नाम था। तो यहाँ पर आपको उन्हीं के खानदान से पूछा गया है कि अमीरुद्दीन के परदादा का नाम क्या था। तो हमारा जो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, अच्छा इसमें आपका एक और है क्वेश्चन, अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड नंबर, अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार राज्य में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन के परदादा के नाम बताने हैं आपको, और उनके परदादा का नाम क्या था? तो सभी को याद होना चाहिए कि उनके परदादा का नाम था सलार हुसैन खान। तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभी को पता है शहनाई को बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। अब इसी में अथवा पाठ है, अगर आपने ये 5 क्वेश्चन कर लिए तो आपको आगे का अथवा पाठ नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऊपर वाला ना करें तो नीचे वाला कर सकते हैं, जिसमें फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके दिए गए प्रश्नों को हल करना है। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, स्त्री शिक्षा के विरोधी पुत्र
पुस्तकों का खंडन पाठ के लेखक हैं। तो ये लेखक कौन है? तो सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किन लोगों पर व्यंग किया है? तो इस गद्यांश को अगर आपने पढ़ा है तो आपको मिलेगा कि लेखक ने जो है स्त्री शिक्षा के विरोधियों पर जो है व्यंग किया है। तो घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, आपसे पूछा गया, आजकल स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश का कारण मानना कैसी बात है? तो ये कैसी बात हो जाएगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है बड़े शोक की बात है। कैसी है? ये बड़े शोक की बात है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो कौन सा उपसर्ग है संस्कृत में, आपको ये बताना है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि संस्कृत जो है सम प्लस कृत से बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सम प्लस कृत से जो है संस्कृत बनता है। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न इसमें पूछा गया, लेखक स्त्री शिक्षा का है। लेखक स्त्री शिक्षा का है, तो किस पक्ष में है इस लेखक स्त्री शिक्षा के? तो क्या आंसर हो जाएगा? वो पक्षधर है, यानी कि उसके साथ है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपके काव्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर देखने। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो है काव्यांश दिया गया है और इस काव्यांश को पढ़ने के बाद में जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस काव्यांश के हिसाब से पहला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से उद्धत है? तो ये जो है कविता लिया गया है कन्यादान से, क्योंकि पहली लाइन पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि देखो यहाँ पर कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। तो यहाँ पर दान में देते वक्त वाला तो आपको याद ही आ गया होगा लाइन की कन्यादान से लिया गया है। इसके बाद प्रस्तुत काव्यांश की कविता के कवि कौन हैं? तो इसके कवि कौन है? तो सभी को अच्छी तरह से याद है, ऋतुराज जो है इसके कवि हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कवि ने किसके दुख को प्रमाणिक बताया है? तो कवि ने जो है यहाँ पे मां के दुख को जो है प्रमाणिक बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है बांचना शब्द का अर्थ है। तो बांचना शब्द का क्या अर्थ है? बांचना मतलब होता है पढ़ना। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लड़की अभी सयानी नहीं थी, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो लड़की अभी भोली भाली मासूम थी, इसका मतलब ये है। तो का ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसके अथवा पार्ट में अगर आपने ये कर दिए तो आपके सारे आंसर सही है, या फिर अथवा का करिए जिसमें आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है। तो इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी मुस्कान मृतक में भी जान डाल देती है? तो सभी को अच्छी तरह से पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन्हे शिशु की मुस्कान जो है मृतक में भी जान डाल देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कवि शिशु के स्पर्श से पाषाण का पिघलना कहकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो वो कहना चाहता है कि जो है एक शिशु की मुस्कान देख करके उसके स्पर्श मात्र से जो है पत्थर दिल भी इंसान भावुक हो जाता है। तो यहां पर जो है ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? तो यहां पूछा गया आपसे शेफालिका है, तो शेफालिका क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक पौधे का ये नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, दंतुरित मुस्कान से आप क्या समझते हो? तो दंतुरित मुस्कान से हम क्या समझते हैं? नए नए दांत निकले हुए शिशु की मुस्कुराहट जो है दंतुरित मुस्कान के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पे फिर आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम आपको बताना है, तो वो कौन है? नागार्जुन है। तो ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद व्याकरण संबंधी प्रश्न है, जिसमें आपका पहला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर में, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जिसकी शब्द सीमा है 200 से 250। 5 अंक जो है यहां से आपको मिलेंगे। और जो है पहला इसमें दिया गया है, दैनिक जीवन में समाचार पत्र का महत्व। इसमें भूमिका भी लिखनी है आपको, जनप्रतिनिधि भी लिखना है, और समाज व शासन सुधार में क्या भूमिका है, व्यापार में क्या भूमिका है, मनोरंजन और ज्ञान वृद्धि में और उपसंहार। ये सारे पॉइंटों को लिखोगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आप इसमें से पॉइंटों को छोड़ते हो तो आपके आधे आधे नंबर या एक नंबर कटते जाएंगे। तो पॉइंटों को बहुत ध्यान से लिखते हुए आपको लिखना है। सबसे पहले हम बता देंगे भूमिका के बारे में, उसके बाद में इसको बताना है हमको जनप्रतिनिधि के बारे में। तो जनप्रतिनिधि के बारे में कैसे हो सकता है अखबार, और उसके बाद में समाज व शासन सुधार में कैसे काम कर सकता है, और उसके अलावा जो है व्यापार में ये कैसे सहयोग कर सकता है, मनोरंजन और ज्ञान वृद्धि में कैसे सहयोग कर सकता है, और साथ ही साथ इसका अंतिम हमारा को उपसंहार लिखना है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। पीडीएफ का हमने जो है सारा लिंक डाल दिया है, आप पीडीएफ जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद में शिक्षा में खेल कूद का महत्व, इसमें भी आपको भूमिका, खेलों का प्रकार, साथ ही साथ कार्य क्षमता में वृद्धि, संयोग की भावना, साहस और आत्मविश्वास और उपसंहार, इन सभी चीजों को शामिल करना है। सबसे पहले भूमिका, उसके बाद हम खेलों के प्रकार बता देंगे, और उसके बाद में सहयोग की भावना बताएंगे, साथ ही साथ जो है साहस एवं आत्मविश्वास के बारे में बताएंगे, खेलों से होता है जो, और अंतिम जो हमारे से पूछा गया उपसंहार। तो इस तरह से हमारे को जितने भी निबंध है तरीके से लिखना है, कोई एक ही लिखना है, हमने सारे लिख दिए हैं ताकि आप लोग सारे के सारे याद करें, ताकि एग्जामिनर जब इसमें से कोई भी निबंध आपसे पूछे तो आप आसानी से उसके आंसर्स को लिख पाए। आपको केवल एक ही निबंध लिखना है, लेकिन आपको ऑप्शन में 3-4 निबंध मिलेंगे। और दूरदर्शन की उपयोगिता में भूमिका, सिद्धांत, प्रचलन और उपयोग, हानियां और उपसंहारों को लेते हुए आपको फिर से दूरदर्शन की उपयोगिता पर निबंध लिखना है। तो यहां पर भी हमने बता दिया कि इसकी भूमिका कैसी होगी, साथ में उपयोग बताना है, उसके बाद जो है इसकी हानियां क्या हो सकती हैं, और फिर इसको
उपसंहार से समाप्त कर देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया है फिर से एक निबंध, जो कंप्यूटर आज की आवश्यकता में इसकी भूमिका, कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर के लाभ और कंप्यूटर का प्रयोग और फिर उपसंहार। तो ये सारे पॉइंटों को हम इंक्लूड करेंगे। पहला पॉइंट है भूमिका, इसके बाद जो है कंप्यूटर का आविष्कार और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर के लाभ, और उसके बाद में जो है आपको बता देना है कंप्यूटर में और जितने भी लाभ हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे लाभ बताओगे और लाभ बताने के बाद में जो है इसका उपसंहार आप बता दोगे। तो यहां पर जो है आपका उपसंहार अंतिम चरण होगा। इसके बाद आते हैं पांचवें प्रश्न पे, जिसमें आपसे पूछा गया है अपने प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक जी को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जो है आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में लिखते हुए प्रधाना महोदय का आपको जो भी विद्यालय यूज करना है लिख सकते हैं। उसके बाद दिनांक जरूर डालेंगे, दिनांक यहाँ डालें या फिर आप साइड में भी डाल सकते हैं दिनांक को। और जो है इसके बाद जो है आप प्रार्थना पत्र लिखते हुए विषय को जरूर मेंशन करेंगे और महोदय लिख करके आप जो भी रिक्वेस्ट आप देना चाहते हैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए, तो सारी डिटेल डालेंगे। पहले अपना नाम डालेंगे, विद्यालय में आप पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में हैं और आप कैसे विद्यार्थी हैं ये भी बता सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हैं या फिर कैसे हैं, और सब कुछ प्रदर्शन वगैरह आप बताते हुए जो है इसमें आपने छात्रवृत्ति के लिए जो है अनुरोध कर सकते हैं। आप अपनी कंडीशन भी जो है थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपका जो कंडीशन है वो सही नहीं है, यानी कि आपके माता पिता जो है आपके खर्च को वहन नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसको इसी तरह से लेटर जैसे हमने बताया है इस तरह से आपको लिखते हुए खत्म करना है। अथवा पाठ की बात करें, बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है। तो बोर्ड परीक्षा में जब भी आपको पत्र की बात होती है, मित्र को, भाई बंधु को, रिश्तेदारों को, जब भी हम अपने किसी संबंधी को या अपने जानकार को जब पत्र लिखते हैं तो केवल अपना भेजने वाले का यहाँ पे एड्रेस दिखा जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वो भेजने वाले का होगा। जैसे कि आप पत्र लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस यहाँ पे आएगा, तो भेजने वाले का पता आता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नंबर कटते हैं, हर चीज के नंबर कटेंगे। अगर आपने डेट नहीं डाली तो भी आपका नंबर कटेगा, तो डेट भी आपको डालना है, अपने एड्रेस के नीचे डेट डालना है। जैसे कि आप पत्र लिखने जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दिया है, तो आप अपने घर का, अपने स्कूल का, अपने दुकान का, जो भी आपके पास एड्रेस याद है अपने मोहल्ले का, वो लिख सकते हैं। तो वो भेजने वाले का जो है पता आपको यहाँ पे लिखना होता है, भेजने वाले का पता। ठीक है ना, जो पाने वाला है उसका पता नहीं कह रहा हूँ, जिसको लिखना है उसका नहीं, आप जो लिख रहे हैं अपना पता लिखना है आपको। और उसके बाद जो भी प्रार्थना जो लेटर लिख रहे हैं, जिसके बारे में लिख रहे हैं बधाई पत्र, तो उसको भी आप बता देंगे। ठीक है, बधाई पत्र लिखते समय इसमें विषय, जब हमारा पत्र होता है जिसको हम संबंधी को लिखते हैं, उसमें विषय की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो विषय लिख सकते हैं, लेकिन विषय की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा आप बता देंगे कि आपका जो है कल समाचार पत्र में आपने सफलता के बारे में पढ़ा, और फिर इस तरह से लाइनों बनाते हुए जो है इसके आंसर्स को लिख देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि कोरोना काल में हुई ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में दो मित्रों के बीच में बातचीत और संवाद शैली में लगभग 50 शब्द लिखने हैं। तो आप जो भी कोरोना काल के हिसाब से लिखना चाहते हैं वो शब्द चुन सकते हैं या बना सकते हैं। हमने रोहित और राहुल के नाम से दो शब्दों, दो व्यक्तियों या दो मित्रों के बीच में जो है यहाँ पे बात की है कि ऑनलाइन में कैसे होता है और कैसे पढ़ाई की है, उन्होंने क्या करा है। तो आपस में जो भी बात करते हैं सही तरीके से आपको एक एक लाइन लिखनी है, तरीके से लिखना है। जैसे राहुल, तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने में मजा आ रहा है क्या? तो रोहित राहुल से पूछ रहा है, तो राहुल बोलता है, सच कहूं रोहित, मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। तो अपना अपना जो है ओपिनियन ये दे रहे हैं, और इस तरह से ये बात करते हुए आपको पर लगभग 50 शब्द जो है लिख देने हैं। तो पर शब्द को आपको बहुत तरीके से और सही तरीके से लिखना है, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, ये लिखते समय कोई भी मिस्टेक, और जो है आपको व्याकरण संबंधी अशुद्धता को भी ध्यान रखना है। इसका अथवा पाठ में पूछा गया, विद्यालय में विश्व पर्यावरण मनाए जाने के बारे में है एक सूचना आपको देना है, संदेश जो है आपको बता देना है, सूचना दे देनी है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप सूचना देंगे। सबसे पहले बता देंगे कि आपके विद्यालय का नाम क्या है, तो यहाँ पे आप डालेंगे आपका विद्यालय, उसके बाद बड़े बड़े अक्षरों में डालेंगे सूचना, और साइड में डालेंगे आपका दिनांक। दिनांक बहुत मेंशन करता है, नहीं तो इसके नंबर कटते हैं। उसके बाद में आपका जो भी मेन इशू है कि आप जो है ये किस लिए लिख रहे हैं, तो आपने कहा कि ये विश्व पर्यावरण दिवस समारोह कार्यक्रम के बारे में सूचना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अंडरलाइन कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो अंडरलाइन भी आप इस तरह से अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि जो है उसको बेहतरीन बना सकें। और फिर उसके बाद जो है सूचना जो भी आपको देनी है, और उस सूचना के माध्यम से आप ज्यादा सूचना में कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि हमारी स्कूल के सभी छात्रों और शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, और इस उत्सव कार्यक्रम में भाषण, नाटक, पौधारोपण सहित जो है कई तरह के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अधोहस्तारिक से संपर्क करें। तो आप जो है नीचे जिसका नाम लिखा है उससे वो संपर्क कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है, ये पूछा गया कर्मवाच्य का जो है वाक्य आपको छांटना है। तो यहाँ पे कर्मवाच्य वाक्य कौन सा है जिसमें कर्म का होना पाया जा रहा है? तो यहाँ पर जो है देखिए, राधा के द्वारा खाना खाया गया, तो यहाँ पे जो है आपका हो गया ये कर्मवाच्य हो गया, तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 तरह के वाक्य के भेद होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इनके जो है नाम क्या होते हैं। अगर आपको पता है कि 8 होते हैं तो 8 के नाम क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइएगा। और आपके जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको सारे के सारे हमने दे दिए हैं, जैसे कि ये साइंस जो विषय है आपका, इसको कंप्लीट
करवा दिया गया है और इस सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपका अन्य सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस इसी तरह से करवाया गया है आपको, सोशल साइंस, साइंस आपका, और जो है आपको इंग्लिश करवाया गया है। साथ ही साथ आपका मैथ जो है वो आपका अपलोड किया जा रहा है, साथ ही साथ हिंदी आप अभी देख ही रहे हैं। तो इस तरह से आपके सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं और उनके लिए बिल्कुल आप चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। सब कुछ मेंशन कर दिया गया है और सब कुछ बना दिया गया है और सभी के पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और सभी आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। सभी को आसान वर्ड में लिखा गया है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी समस्या ना हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जो है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और जितना भी आप मैक्सिमम कमेंट करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपके सभी विषय के सॉल्यूशंस आते रहेंगे। तो आपका जो है हिंदी विषय के लिए काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे हिंदी विषय को सॉल्व करिए, तो हिंदी विषय का भी आपका सोल्यूशन जो है यहाँ पे आ चुका है। और इसका थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, वह घर गया और उसने भोजन किया, रचना के आधार पर यहाँ पे और से जोड़ा गया है। सिंपल है, और से जोड़ने वाले वाक्य सीधे सीधे बोलते हैं कि ये संयुक्त वाक्य हैं, तो यहाँ पर ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिना अवयव वाला वाक्य आपको छांटना है, तो अवयव आपको पता है जिसमें आपका जो है एक तो एक्सक्लेमेटरी वाह, ये वो ऐसे करके ना लगा हो, वही आपका सीधा सीधा बिना अवयव का वाक्य होता है। तो यहां पर देखेंगे आप, पहला जो है शेर घर चला गया क्योंकि, तो यहां पे अवयव क्योंकि लग गया, वह भी अवयव है और मैं बिल्कुल, तो यहां पर भी ये भी आपका अवयव है। और भिक्षुक को भिक्षा दे दो, ये अवयव, इसमें कोई भी वर्ड नहीं है, तो यहां पे घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवें प्रश्न पूछेगा क्रिया का प्रकार बताएं, मां नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है। इसमें कौन सा वाक्य जो है आपका प्रकार है, ये आपको बताना है कि क्रिया का प्रकार कौन सा है। तो इसमें जो है सादा सादा सीधा सीधा जो है मां नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है, तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे बड़े बड़े प्रश्न जो है जिनके आंसर्स आपको देने हैं 2 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, एक कहानी यह भी, आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता, प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे खाना पकाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण वे रसोई को भटियार खाना कहकर के संबोधित करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था या रखा जाता था। शिक्षा गुरुओं के आश्रमों और मंदिरों में दी जाती थी और कुमारियों को नृत्य, गान, श्रृंगार आदि की विद्या दी जाती थी। आज की शिक्षा प्रणाली में नर नारी में भेद नहीं होता है, लड़कियां भी वही विषय पढ़ती हैं जो लड़के पढ़ते हैं और कक्षाएं साथ साथ लगती है। पहले सह शिक्षा का प्रचलन नहीं था, आज सह शिक्षा यानी कि साथ साथ पढ़ने का जो है फैशन बनता जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सहनाई को दुनिया में डुमराव को, सहनाई की दुनिया में जो है सहनाई को नहीं, सहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है डुमराव गांव में हुआ था और इसके अलावा शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है, वो रीड जो है उसके अंदर जो पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, रीड जो है नरकट से बनाई जाती है। जो डुमराव गांव है उसमें सोन नदी जो है उसके निकट के किनारे पर जो है ये रीड की जो पोली है ये पाई जाती है, पौधा पाया जाता है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव का महत्व है। नेक्स्ट जो है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया। तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा गया है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक होगी वो उतना ही वो व्यक्ति जो है संस्कृत होगा। जैसे कि न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का बल दिया था, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था या फिर उसका आविष्कार किया था और वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं लेकिन संस्कृत नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं आ पाई या अपनाई। तो लेखक की दृष्टि में दो शब्द सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी भी नहीं पाई है, नहीं हो पाई है, क्योंकि इनका उपयोग जो है बहुत अधिक होता है और वो भी एक नहीं जो है कि इसके एक अर्थ नहीं बल्कि अनेक हैं। इसके साथ साथ जो है अनेक विशेषण जो है इसमें लग जाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं कि भौतिक सभ्यता और जो है आध्यात्मिक सभ्यता, इन विशेषणों के कारण जो है शब्दों का अर्थ बदल जाता है और इससे यह समझ में नहीं आता कि यह चीज जो है एक ही है या दो। यदि दो है तो दोनों में अंतर क्या है। इसी कारण लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक नहीं अपनाई है या नहीं आ पाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया कविताओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा कौन या किन किन क्षेत्रों में जो है दिखाई देते हैं। तो संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने करने यहां पर देखिए, यहां पे थोड़ा सा करना है, रीगरों के पास करने वाले कारीगर, ठीक है, ठीक करने वाले कारीगरों के पास, ठीक है, यहां पर आपको सही करना है, करने वाले, अब यहां पे है आपका ये कारीगरों, ठीक है,
करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगतकार की तरह ही काम सीखते हैं और करते हैं। लुहार, काश्तकार, मूर्तिकार और रेंगन रोगन करने वाले, चर्मकार और नल ठीक करने वाले और पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं, जो अपने अपने गुरु या उस्ताद के साथ अभ्यास करके जो है काम सीखते हैं। उसके अलावा जो है माँ ने जो है, यहाँ पर के नहीं है, माँ ने बेटी को अंतिम पूंजी, माँ को या फिर माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, तो यहाँ पे को कर दीजिए। माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, तो माँ अपने बेटी के सबसे निकट होती है, वो अपने सुख दुख को जो है अपनी बेटी के साथ बांटती है, वह उससे एक पूंजी की तरह पालती है और संस्कार भी देती है। माँ का लगाव बेटी के साथ बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसे विदा करते समय उसे ऐसा लगता है मानो उसका सब कुछ जा रहा है, इसीलिए जो बेटी है वो अंतिम पूंजी के समान माँ को लगती है। इसके बाद जो है मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो मृग तृष्णा का अर्थ है धोखा, और यहाँ पर जो है जो ना हो कर भी होने का प्रकट करता है, यानी कि जो नहीं होता है लेकिन ऐसा लगता है कि वो मौजूद है, वही मृग तृष्णा है। और कवि ने कविता में सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा का प्रयोग किया है। किसी व्यक्ति के पास चाहे अपार भौतिक सुख हो, पर उन सबसे मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं होता, चाहे उसकी प्रसन्नता को देखकर लोग उसे सुखी मानते रहें, उसी को मृग तृष्णा बोला गया है इस कविता के माध्यम से। और कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि के अनुसार जो है फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, अनेक लोगों के हाथों का स्पर्श की गरिमा है, बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिलाजुला परिणाम है, अर्थात फसल किसी एक की मेहनत नहीं बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, माँ ने बेटी को क्या सीख दी, तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय सीख दी कि अपनी सुंदरता पे गर्व नहीं करना और प्रशंसा पे रीझना नहीं, और दुख को भोली और कमजोर, मतलब दुख को नहीं, खुद को भोली और कमजोर मत दिखाना, और नहीं तो क्या है लोग नाजायज फायदा उठा लेंगे, और वस्त्र आभूषणों के आकर्षण से दूर रहना, अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना और उनसे दुखी होकर के आत्महत्या मत करना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पूरक पुस्तक से आपसे पूछा गया है गंतोक को मेहनत काशों का शहर क्यों कहा गया, तो सभी को पता है जो यहाँ पर जो है जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे जो यहाँ पर अच्छे तरीके से मेहनत से काम करते हैं, और जितनी भी यहाँ पे कठिनाई होती है, चाहे कितने भी ऊपर जाके नीचे जाके यहाँ पे काम करना पड़ता है, यहाँ पर लोग जो है डरते नहीं है और जो है खूबसूरती से और मेहनत से जो है यहाँ पे काम करते हैं, प्रकृति के हिसाब से जो है यहाँ पर अथक प्रयास करते हैं, इसलिए जो है इसको मेहनत काशों का शहर कहा गया है। साथ ही साथ जो है दुलारी टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ होती है, तो खोजवा वालों की जो ओर से प्रतिद्वंदी के रूप में जो है ये दूसरे पक्ष में जो है ये टुन्नू के सामने जो है प्रतिद्वंदी के रूप में आती है, और वहां पर जो है पहली बार इसका उसी प्रतियोगिता में परिचय होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने की में आपकी क्या भूमिका है, तो आप जो है प्रसारित होने वाले अश्लील कार्यक्रमों का आप जो है विरोध कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है लिंग भेद विचार को जो है दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ कम से कम जो है आप प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, और जो है विज्ञान के बारे में यंत्रों की बुराई करने की जो करोगे आप उसको दूर करने का प्रयास करोगे, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था जो है बहुत अनूठे तरीके से की है। ठीक है, जो है बर्फीले पहाड़ों से पानी जो है बर्फ के रूप में रहती है, फिर वो पिघलते पिघलते फिर से ग्लेशियर बन जाते हैं, और वही साइकिल चलती रहती है, नदियों का पानी जो है वो आपूर्ति हो जाती है, बर्फ पिघल करके नदियों को भर देता है, तो इस तरह से प्रकृति का चक्र चला रहता है, इसी तरह से ये प्रकृति जो है जल संचय करती है। इसको लैंग्वेज में लिख देंगे जो कि हमने यहाँ पे समझाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, और यहाँ पर अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो है प्लेलिस्ट आने वाली है, इस प्लेलिस्ट को टच करके आप जो भी विषय मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे देख सकते हैं, सारे के सारे विषय इसी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट हमेशा विजिट करा करो, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लेना, क्योंकि आपके जब भी सब्जेक्ट डाले जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप लोग अगर नोटिफिकेशन नहीं डालते हो तो बाद में मेरे पास बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, कई बार तो कई बच्चे जो है हमारे से संपर्क भी करते हैं और बोलते हैं सर आपने ये वीडियो कब डाली थी, मुझे तो पता ही नहीं चला, और जबकि उसका एग्जाम हो चुका होता है और बाद में पछताने के लिए फोन करता है कि सर ये चीज हो चुका है मेरे साथ। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, जब आपने देखा ही नहीं, तो देखने के लिए आपको सिंपली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना है। और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, लेखक ने जो है हिरोशिमा का कैसे भोक्ता माना, तो लेखक ने उस पत्थर पे देखा जिस पर जो है रेडियोधर्मी किरणों की अमिट छाप जो है तस्वीर वहां पर छप चुकी थी, और तो उसे हिरोशिमा में बम वाली घटना की अनुभूति होने लग गई। ठीक है, और उसी अनुभूति ने उसे हिरोशिमा का जो है भोक्ता बना दिया, और लेखक के भीतर अनुकूलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर, जो अनुकूलता उसके जो सोच थी वो बुद्धि से बढ़कर के जो है उसके संवेदना के क्षेत्र में, यानी कि उसके अंदर महसूस होने लग गई, उसके अंदर जो है भाव उमड़ पड़े, तो उसने जो है उस समय महसूस किया कि जो है वो हिरोशिमा का भोक्ता बन चुका है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर दें, ये सारी चीजें आपके लिए हमने बता दी है। प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करें, आपके सामने आ चुकी है। और साथ ही साथ अगर आपको PDF आंसर चाहिए तो आपको सीधे www.akhilclasses.org
ऑनलाइन पे विजिट कर ले और लिमिटेड समय तक जो है ये लिंक अवेलेबल रहेगी। उसके बाद ये लिंक जो है ऑटोमेटिकली जो है डीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि ये केवल एग्जाम के टाइम पे ही एक्टिवेट होती है, उसके बाद डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है, इस लिंक को जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है विजिट कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ आंसर के साथ में चाहिए तो। बाकी आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट करते रहें और सारे की सारी प्लेलिस्ट देख लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।